नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है कैलेंडर। क्या नाम है? कैलेंडर। यानी जो कैलेंडर के प्रश्न आते हैं वो सभी प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस, पटवारी, BSTC, बीएड या STC, कोई भी राजस्थान का या इंडिया लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अवश्य ही पूछे जाते हैं। और जो कैलेंडर होता है वो रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यानी वैसे माना जाए तो लोग इसे कठिन टॉपिक भी मानते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी है और मैं आपको भी बहुत ईजी बना दूंगा इस टॉपिक के प्रति। यानी ये रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो रीजनिंग के सबसे बड़े टॉपिक होते हैं उनमें से एक माना जाता है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। कैलेंडर कहाँ से शुरुआत होगी हमारी? आज हम शुरुआत करेंगे कैलेंडर की, और कैलेंडर को ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे हमने कैलेंडर पहले कभी पढ़ाई नहीं। यानी कैलेंडर नाम का टॉपिक हमने पहले कभी पढ़ाई नहीं है, हम आज जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रकार से आज हम कैलेंडर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास कैलेंडर। कैलेंडर 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 से तो हम सभी परिचित हैं। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर होता है दिन, माह और वर्षों के बीच संबंध। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर होता है दिन, माह और वर्षों के बीच संबंध। यानी दिन, माह और वर्षों के बीच जो संबंध पाया जाता है उस संबंध को हम क्या कह देते हैं? कैलेंडर कह देते हैं। यानी दिन, माह और वर्षों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को हम नाम दे देते हैं कैलेंडर का। अब बात आती है कैलेंडर में सबसे पहले वर्षों की। किसकी? वर्षों की। जो कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के वर्ष होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर इन कैलेंडर। यानी कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। और वो कौन कौन से वर्ष हैं देख लेते हैं। जो पहला वर्ष होता है वो होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। और जो दूसरा वर्ष होता है वो होता है लीप वर्ष। एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। यानी कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अब देखो सामान्य वर्ष क्या होता है। सामान्य वर्ष वे वर्ष होते हैं जिनमें 365 दिन पाए जाते हैं। जिन वर्षों में 365 दिन होते हैं वो कौन से वर्ष होते हैं? वो सामान्य वर्ष होते हैं। और जिन वर्षों में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, वो कौन से वर्ष होते हैं? वो लीप वर्ष होते हैं। यानी जिन वर्षों में 365 दिन होते हैं वो सामान्य वर्ष होते हैं, और जिन वर्षों में 366 दिन होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। अब देखो पहचान कैसे करते हैं कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखो जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है वो तो होता है हमारा सामान्य वर्ष। और जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है वो होता है लीप वर्ष। यानी जो सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। अब वो बात आती है कि ये एक दिन कहाँ से घटता और बढ़ता है। कई लोग जो ज्यादा विद्वान है वो कई बार पूछ लेते हैं कि जो एक दिन की घटत या बढ़त होती है वो एक दिन की घटत या बढ़त कहाँ से होती है। तो मैं बता दूं कि जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 सही 1/4 दिन में। कितने दिन में वो लगाती है? 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है। और जो इसका 1/4 365 तो एक वर्ष में काउंट कर लेते हैं, कितने दिन होते हैं एक वर्ष में? 365। लेकिन जो 1/4 भाग होता है उस 1/4 भाग को हम काउंट नहीं करते। यानी जो 1/4वां भाग है उस 4वें भाग को हम काउंट नहीं करते हैं। तो जो 1/4 वाला ये भाग है, 1/4 वाला, ये 4 वर्षों में मिलकर एक दिन का निर्माण कर देता है। एक दिन का निर्माण कर देता है। और वो एक दिन कौन सा बढ़ जाता है? वो एक दिन बढ़ जाता है फरवरी में 29 का। कौन सा बढ़ जाता है? फरवरी में 29 का वो दिन
बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है और ये 1/4वां भाग 4 साल में मिलकर एक दिन का निर्माण कर देता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बन गया कि जो लीप वर्ष आती है वो कितने वर्ष के अंतराल पर आती है? 4 वर्षों के अंतराल पर आती है। तो 4 वर्ष बाद एक दिन का निर्माण होता है। जो लीप वर्ष आती है वो 4 वर्ष के अंतराल पर आती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ। अब देखो सामान्य वर्ष कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्ष वे वर्ष होते हैं जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। यानी सामान्य वर्ष वे वर्ष होते हैं जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो कौन से वर्ष होंगे? सामान्य वर्ष होंगे। जैसे बात करें 2001, 1997, 2005, 2013, 2001, 1701, ये सभी क्या है? ये सामान्य वर्ष है। क्यों सामान्य वर्ष है? क्योंकि इनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। और जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो हमारे सामान्य वर्ष होते हैं। कौन से वर्ष होते हैं वो सामान्य वर्ष होते हैं। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। कौन सी वर्ष की? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष वे वर्ष होती हैं जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। यानी जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होती हैं। जैसे 2020 में फरवरी कितने दिन की थी? 29 दिन की थी। तो कौन सी वर्ष थी? लीप वर्ष। उसमें दो का पूरा पूरा भाग भी जा रहा है 20 में। अगर 2020 हम 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2000, 1996, 1992, 2016, 2008, ये सभी क्या है? ये लीप वर्ष है क्योंकि इनमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष होती हैं और जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष होती हैं। सामान्य वर्ष कौन सी होती हैं? जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कौन सी होती हैं? वो लीप वर्ष होती है। अब आगे देखो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से आएगा। मोस्ट चीज होती है प्रश्न, यानी एग्जामों में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो हमें किस चीज से मतलब है? ज्यादातर हमें प्रश्नों से मतलब है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ से जो पहला फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन पुटअप होगा वो फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो देख लेते हैं। जैसे वो कोई वर्ष दे देगा, वो कह देगा कि निम्न में से लीप वर्ष को पहचानिए। निम्न में से लीप वर्ष को पहचानिए। प्रश्न आ गया कि निम्न में से लीप वर्ष को पहचानिए और उसने 4 ऑप्शन दे दिए। 1900, 2004, 2001 और 2005। प्रश्न है कि निम्न में से लीप वर्ष को पहचानिए। यार निम्न में से लीप वर्ष की पहचान कीजिए और उसने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1900, 2004, 2001 और 2005। अब इनमें से हमें पहचान करनी है लीप वर्ष की कि इनमें से लीप वर्ष कौन सा है। तो पहचान कीजिए। अब देखो इनमें जब हम 4 का भाग देकर देखेंगे, यानी जब हम इनमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 1900 में भी जाएगा, यानी 1900 में भी 4 का भाग चला जाएगा और 2004 में भी 4 का भाग चला जाएगा और इन दोनों में 4 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारे कितने उत्तर आएंगे? 2 उत्तर आएंगे, 1900 और 2004। लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 2004। यानी इनमें से लीप वर्ष कौन सी है? 2004 है। क्योंकि ये क्या है? 1900 एक शताब्दी है। 1900 क्या है? एक शताब्दी है और शताब्दी में हम 4 का भाग नहीं देते हैं, 400 का भाग देते हैं। जब कोई शताब्दी दे रखी होती है जैसे 400, 1900, 1700, जब कोई शताब्दी दे रखी होती है तो हम उस शताब्दी में 4 का भाग ना देकर किसका भाग देते हैं? उन 400 का भाग देते हैं। तो इसमें हम 400 का भाग देंगे तो 400 का भाग 1900 में नहीं जाएगा, इसलिए क्या है? ये लीप वर्ष नहीं है और ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष ओनली 2004 है। क्या है? ओनली 2004 है। तो फर्स्ट प्रकार का प्रश्न यही से पुटअप होगा कि निम्न में से लीप वर्ष की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन सी लीप वर्ष है? लीप वर्ष 2004
4 है। जब भी शताब्दी दे रखी होती है तो हम 4 का नहीं 400 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछ लिया जा सकता है, हम दूसरा प्रश्न भी यहाँ से देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा यहाँ से, यदि मोहन का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, 96 को हुआ, तो बताओ वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? प्रश्न है कि यदि मोहन का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ तो बताओ कि वह अपना जन्मदिन कब मनाएगा। यानी उसे अगला जन्मदिन मनाना है तो अपना अगला जन्मदिन वो कब मनाएगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। यानी प्रश्न है कि यदि मोहन का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है, कोई मोहन नाम का लड़का है और उसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो हमें बताना है कि वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा, यानी किस वर्ष को मनाएगा अगला जन्मदिन। तो बताओ अगला जन्मदिन कब मनाएगा। तो देखिए यहाँ पे 29 फरवरी, और 29 फरवरी कब आती है? जब कोई वर्ष लीप वर्ष होती है। जब कोई वर्ष लीप वर्ष होती है तभी तो 29 फरवरी आएगी। अब 29 फरवरी 1896, अब हम देखते हैं कि 1896 के बाद कौन सा लीप वर्ष होगा। अगले की बात हो रही, तो अगला 1896 के बाद जो भी अगला वर्ष आएगा लीप वर्ष, उसी में तो वो बनाएगा अपना अगला जन्मदिन। तो देखते हैं हम कि 1896 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा है। तो 1896 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा है? 1897 में तो लीप वर्ष है ही नहीं, 1897 में लीप वर्ष है नहीं, तो 1897 तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती है 1900 की। 1900 तो बहुत से स्टूडेंट करेंगे वो आंसर, वो क्या करेंगे 1900 करेंगे। लेकिन हमने यहाँ ऊपर के प्रश्न में ही पढ़ा है कि 1900 क्या है, एक शताब्दी है और शताब्दी में हम 4 का भाग नहीं देते हैं, 400 का भाग देते हैं। इसलिए जो 1900 क्या है, एक लीप वर्ष नहीं है। 1900 क्या है, एक लीप वर्ष नहीं है। तो 1900 लीप वर्ष नहीं है, तो इससे आगे वाली ही तो लीप वर्ष होगी, तो क्या होगी हमारी 1904 राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे वाली लीप वर्ष कौन सी है? 1904 है। जब 1896 से आगे वाला जो लीप वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा 1904। कौन सा होगा? 1904 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1904। यानी जब उसने अपना पहला जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को मनाया, तो वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? वो मनाएगा 1904 को, और 29 फरवरी 1904 को मनाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं कैलेंडर से संबंधित कुछ रूल्स की। यानी कैलेंडर से संबंधित कुछ रूल्स होते हैं, और हमें कोई रूल्स भी नहीं पढ़ना है, केवल एक ही रूल है हमारा। जैसे कोई प्रश्न से ही देख लेते हैं हम, कोई क्वेश्चन से ही, रूल नहीं लिख रहे। रूल लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा और थ्योरी भी हो जाएगी उसमें। हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी को रविवार है, तो बताओ
तो बताओ 21 जनवरी को तो बताओ 21 जनवरी को कौन सा वार होगा? 21 जनवरी को कौन सा वार होगा? 21 जनवरी को कौन सा वार होगा? प्रश्न है हमारा कि यदि 1 जनवरी को रविवार है तो 21 जनवरी को कौन सा वार होगा? अब देखो इस टाइप के प्रश्न कई तरह के पूछे जाते हैं। ये तो मैंने एक ही महीने के अंदर की बात कह दी है, लेकिन दूसरे महीने की भी पूछी जा सकती है, तीसरे महीने की भी पूछी जा सकती है, अगले साल की भी पूछ सकता है वो, यानी अगले साल की भी वो पूछ सकता है कि अगले साल इस तारीख को कौन सा वार होगा। तो चलिए देखो, वो कह रहा है 1 जनवरी को क्या है, रविवार है, तो 21 जनवरी को कौन सा वार होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनमें दो तारीखें दे रखी होती हैं और दो तारीखों के मध्य एक वार दे रखा होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं? यानी इसमें दो तारीखें दे रखी है हमें, एक तो 1 जनवरी दे रखी है और एक 21 जनवरी दे रखी है, और इनमें से हमें एक तारीख का हमें वार दे रखा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं? तो चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? दोनों का अंतर निकालते हैं। जो दो तारीख दे रखी होती हैं उन दो तारीखों के मध्य दिनों का अंतर निकालते हैं कि उन दो तारीखों के मध्य में कितने दिन आ रहे हैं। यानी ये दो तारीखें दे रखी हैं और इन दो तारीखों के मध्य में कितने दिन आ रहे हैं, हम उन दिनों को काउंट करते हैं। तो चलिए दिनों को काउंट कर लेते हैं। 21 है तो 21 में से हम एक घटा देंगे। 21 में से हमने एक घटा दी तो कितने दिन बचे? ये कितने दिन बचे? मध्य दिन कितने आ गए? ये आ गए 20। ये आ गए 20। कितने दिन आ गए? 20। और इस 20 में हम 7 का भाग दे देते हैं। कितने का भाग दे देंगे? 7 का। 20 में हमने कितने का भाग दे दिया? हमने 20 में 7 का भाग दे दिया। और 7 का भाग देने के पश्चात जो शेष बचेगा, 7 का भाग देने कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14। और शेष कितने बचेंगे? शेष बचेंगे 6। अब हमें मतलब है शेष से। किससे मतलब है हमें? शेष से। हमें भाग से कोई मतलब नहीं है कितनी बार जा रहा है कितनी बार नहीं जा रहा है। हमें मतलब होता है कैलेंडर के अंदर ओनली शेष से कि शेष कितने बच रहे हैं। तो कैलेंडर पूरा टॉपिक होगा, हमें इसी से मतलब होगा कि शेष कितने बचे हुए हैं। तो शेष कितने बचे हैं? 6। कितने शेष बचे हैं? 6। और 6 शेष बचे हैं और ये 1 जनवरी है और वो कितने? 21 जनवरी, यानी आगे का दिन पूछ रहा है। अगर दिए गए समय से आगे का दिन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? ये जो शेष बचेंगे उसको जोड़ देंगे। और अगर पीछे का दिन पूछ रहा है, ये 1 जनवरी दे रखी है और वो दिसंबर का पूछता तो हम घटा देते, यानी दिनों को पीछे की तरफ घटा देते। लेकिन ये आगे की तरफ पूछ रहा है, 1 जनवरी से 21 जनवरी, क्यों नहीं आगे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी ये 1 जनवरी को, ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी को उसने क्या दे रखा है? रविवार दे रखा है, रविवार। और हमारा शेष कितना आया है? 6 आया है। तो रविवार में हम +6 कर देंगे। रविवार में क्या कर देंगे? रविवार में +6 कर देंगे। और रविवार में जब हम +6 करेंगे तो कौन सा वार हो जाएगा? रविवार में जब +6 करेंगे तो कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। देखो एक बार प्लस प्लस भी करके देख लेते हैं, अगर आपसे प्लस नहीं होते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। देखिए रविवार है, रविवार है और रविवार में एक जोड़ें तो कितना हो जाएगा? एक जोड़ेंगे। रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगल, यहाँ +1 हो गया, यहाँ +2 हो गया। मंगल के बाद बुधवार, कितना हो गया? +3। बुध के बाद गुरुवार, कितना हो गया? +4। गुरुवार के बाद शुक्रवार, कितना हो गया? +5। शुक्रवार के बाद शनिवार, कितना हो गया? +6। तो 6 जोड़ने पर कितना आ रहा है? शनिवार आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारा जो बार आएगा इस तारीख को, यानी 21 जनवरी को, तो 21 जनवरी को कौन सा वार होगा? 21 जनवरी को हमारा वार निकल के आ रहा है शनिवार होगा। कौन सा होगा? शनिवार होगा। 21 जनवरी को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। जोड़ने की प्रक्रिया आपको पता ही है, +1 करते जाओ। यहाँ पे इस प्रकार से सोमवार, यानी रविवार हो गया, रविवार में हमने +1 करी, सोमवार हो गया, सोमवार में +1 करी। इस प्रकार से कौन सा आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरी तरह से हम किस प्रकार से प्रश्न करते हैं। अगर आपका ये 6 है तो हम 6 जोड़ना नहीं चाह रहे, हम घटाना चाह रहे हैं, तो 6 को 7 में से माइनस करेंगे। 6 को जब हम 7 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे। तो ये क्या है? रविवार है। रविवार से एक दिन पीछे जाए तो कौन सा आ जाएगा? शनिवार ही आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट प्रकार का प्रश्न हमारा हल हो गया। एक बार और देख लो किस प्रकार से हल किया है।
कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिनों का अंतर निकालेंगे। जो भी दिन दे रखे हैं उन दिनों का अंतर, हमने 21 जनवरी और 1 जनवरी के मध्य दिनों का अंतर निकाला कि कितना अंतर होता है। तो 21 जनवरी और 1 जनवरी के मध्य कितने दिन थे, 20 दिन थे। और उसी 20 में हमने कितने का भाग दिया, 7 का। सभी में 7 का ही भाग देंगे। रीजनिंग के अंदर जो भी टॉपिक या सवाल हम हल करेंगे उसमें 7 का ही भाग देंगे। 7 का भाग दिया, कितने शेष बचे, 2। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, कितनी भी बार भाग जाए, हमें शेषफल से मतलब है। कितना शेषफल आया, 6 आया। तो 6 आया तो हम कहाँ चलेंगे, 6 आगे चलेंगे, क्योंकि आगे की अवधि पूछा है तो 6 आगे चल गए। कौन सा बार हो गया, शनिवार हो गया, शनिवार हो गया। ठीक है, अब आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि 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 9 मार्च को गुरुवार है, 9 मार्च को गुरुवार है, तो बताओ तो बताओ तो बताओ 5 अप्रैल 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को कौन सा वार होगा, 5 अप्रैल को कौन सा वार होगा। प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न कह रहा है कि यदि 9 मार्च को गुरुवार है, 9 मार्च की उसने अवधि दे दिया, और कह रहा है कि यदि 9 मार्च को गुरुवार है तो बताओ 5 अप्रैल को कौन सा वार होगा। उसने कहा है कि 9 मार्च को गुरुवार है तो 5 अप्रैल को कौन सा वार होगा। अब देखो क्या कह दिया उसने, 9 मार्च और 5 अप्रैल। 9 मार्च और 5 अप्रैल की कह रहा है। इसमें 2 तारीखें दे रखी हैं और 1 तारीख का वार दे रखा है। तो हमें क्या है, इसी प्रोसेस से सवाल को हल करेंगे। और किस प्रकार से हल करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। अंतर 9 मार्च और 5 अप्रैल के बीच दिनों को निकालेंगे। 9 मार्च से 5 अप्रैल तक कितने दिन आ रहे हैं बीच में, 9 मार्च से 5 अप्रैल तक बीच में कितने दिन आएंगे, उन दिनों का हम क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो देखो कितने दिन आएंगे 9 मार्च से 5 अप्रैल तक, यानी 9 मार्च तो ये होगी। तो मार्च में कितने दिन बचे, 9 के बाद मार्च में कितने दिन बचे, 31 दिन होते हैं मार्च में, 31 दिन होते हैं मार्च में। और 31 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दिन तो बचे हमारे मार्च में, 22 दिन बचे मार्च में, प्लस अप्रैल के कितने, 5 दिन। तो टोटल दिन कितने आ गए, दिनों का अंतर कितना है, दिन 22 5 27 दिन आ गए। टोटल दिन कितने आ गए, 27। दिनों का अंतर कितना हो गया हमारा, 27 दिन आ गया। यानी जब हम 9 मार्च और 5 मार्च और 9 मार्च, 5 अप्रैल और 9 मार्च के मध्य दिनों को देखते हैं तो 27 दिन आते हैं बीच में। कितने दिन आते हैं, 27। और इस 27 हम किसका भाग देंगे, 7 का। 27 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, 7 का 7 है 21। शेष कितने बचेंगे, शेष बचेंगे 6। कितने शेष बचे, 7 से 21, शेष कितने बचे, 6 शेष बचे। और 6 शेष बचे, ये कहाँ की पूछ रहा है, पिछले की तारीख दे रखी, 9 मार्च का तो उसने दे रखा है। और पूछ कहाँ की रहा है, 5 अप्रैल, यानी आगे की ही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 6 दिन आगे चले जाएंगे। तो जब हम गुरुवार से 6 दिन आगे जाएंगे, गुरुवार से 6 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बुधवार होगा। यानी 5 अप्रैल को जो वार होगा वो कौन सा होगा, बुधवार होगा। 5 अप्रैल के दिन, 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल के दिन कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। यानी उसने पीछे की देखिए, आगे की स्थिति पूछी है तो 6 शेष आ रहा है, तो 6 आगे चल जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 6 आगे। अगर वो 5 अप्रैल की देखे, अगर वो 5 कह देता कि 5 अप्रैल को बुधवार है, 5 अप्रैल को बुधवार है, तो बताओ 9 मार्च को कौन सा वार होगा। तो हम क्या करते, 5 अप्रैल यानी अप्रैल, और शेष तो हमारा इतना ही आता 6 ही। तो हम 6 पीछे चले जाते, कहाँ चले जाते, 6 पीछे, क्योंकि ये पीछे की तो डेट है ये 9 मार्च, इससे इसलिए 6 पीछे चले जाते। लेकिन यहाँ पर हम आगे गए हैं क्योंकि पीछे वाली उसने डेट दे रखी है और आगे वाली की पूछ रहा है। ठीक है, अगले सवाल और देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 17 नवंबर को
यदि 17 नवंबर को मंगलवार है, यदि 17 नवंबर को मंगलवार है तो बताओ, 17 नवंबर को मंगलवार है तो बताओ, 17 नवंबर को मंगलवार है तो बताओ, 25 सितंबर को, 25 सितंबर को कौन सा वार था? 25 सितंबर को कौन सा वार था? अब प्रश्न उसने उल्टा करके दे दिया है। अब क्या कह रहा है वो कि यदि 17 नवंबर को मंगलवार है तो बताओ 25 सितंबर को कौन सा वार था। जब भी दो अवधि दे के, एक दो अवधि दे रखी है इसने और एक का वार दे रखा है, तो जब भी दो अवधि दे के एक का वार दे रखा हो तो हमारा फॉर्मूला एक ही होगा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दिनों का अंतर निकालेंगे, काउंट ऑफ मिडिल डेज, यानी जो बीच के दिन होंगे उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करें, बीच की संख्या ज्ञात करेंगे, उसमें 7 का भाग दे देंगे, जितना शेष आएगा उतना आगे या पीछे कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें दिनों का अंतर निकालते हैं, यानी मध्य के दिन। और दिनों का अंतर कहाँ से निकालेंगे हम, 25 सितंबर से, यानी 25 सितंबर से 17 नवंबर के बीच कितने दिन है ये निकालेंगे हम, कि जो 25 सितंबर है उस 25 सितंबर से 17 नवंबर के बीच कितने दिन आ रहे हैं। तो देखेंगे 25 सितंबर से 17 नवंबर के बीच कितने दिन आएंगे। तो देखिए सितंबर में कितने दिन बचे, सितंबर 30 माह 30 दिन का होता है, तो सितंबर में कितने दिन बचे, 5 दिन तो सितंबर में बचे। प्लस सितंबर के बाद कौन सा माह आता है, अक्टूबर। अक्टूबर कितना दिन का होता है, 31 दिन का, तो अक्टूबर के पूरे 31 दिन आ गए। प्लस 17 दिन किसके हैं, नवंबर के, 17 दिन किसके हैं, नवंबर के। तो टोटल हम दिन काउंट करेंगे तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 7 1 8 8 5 13 और 4 1 5, यानी 53 दिन होगा टोटल। टोटल कितने दिन हो जाएंगे, टोटल दिन हो जाएंगे हमारे 53। कितने दिन हो गए, 53 डेज आ गए हमारे, यानी बीच के दिन कितने आ गए, 53। कैसे निकाले हैं, 25 सितंबर है तो 5 दिन तो सितंबर में बचे और 31 दिन अक्टूबर के और 17 दिन नवंबर के, यानी इसके मध्य के दिन कितने आ गए, 53 दिन आ गए। अब हम इस 53 को क्या करेंगे, 53 को 7 से विभाजित कर देंगे। किससे विभाजित कर देंगे, 7 से। कितनी बार जाएगा, 7 7 49, शेष कितनी बचेगी, 4। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4 शेष बचेगी। कितनी शेष बचेगी, 4 शेष बची है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हुआ। अब इस प्रश्न में उसने क्या कह दिया है, 17 नवंबर को मंगलवार था, यानी उसने आगे वाली डेट का वार दे रखा है, आज आगे वाली डेट का वार दे रखा है और पीछे वाली डेट का जो वार है वो पूछ रहे हैं, यानी पीछे वाले समय का वार पूछ रहा है। अगर पीछे वाले समय का वार पूछ रहा है तो पीछे जाएंगे, अगर आगे वाले का पूछता तो आगे जाते। तो हम 4 कहाँ जाएंगे, 4 पीछे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, 4 पीछे चले जाएंगे। तो मंगलवार के हम 4 पीछे जाएंगे, यानी ये मंगलवार है। कौन सा वार था, मंगलवार। मंगलवार, और मंगलवार से हम 4 पीछे जाएंगे। तो देखो मंगलवार से हम 1 पीछे गए तो कितना आ जाएगा, मंगलवार से जब हम 1 पीछे जाएंगे तो कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार से 1 पीछे सोमवार। फिर सोमवार से 1 पीछे जाएंगे, कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार से 1 पीछे गए तो रविवार। फिर रविवार से 1 पीछे जाएंगे तो कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार। शनिवार, और ये कितने 4 हैं तो 4 पीछे जाएंगे सर। फिर शनिवार से और पीछे जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। और हमारा शेष कितना आ रहा है, 4, तो हम कितने पीछे जाएंगे, 4, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा शुक्रवार। यानी 25 सितंबर को कौन सा वार होगा, 25 सितंबर को शुक्रवार होगा। 25 सितंबर को कौन सा वार होगा, 25 सितंबर को शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा, 25 सितंबर को शुक्रवार होगा। अब चलते हैं आगे सवालों की ओर। अगले टाइप, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखो आगे प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। जैसे कोई प्रश्न आता है
प्रश्न कि यदि 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 जनवरी के माह की शुरुआत यदि जनवरी के माह की शुरुआत यदि जनवरी के माह की शुरुआत जनवरी के माह की शुरुआत सोमवार से होती है जनवरी के माह की शुरुआत सोमवार से होती है जनवरी के माह की शुरुआत सोमवार से होती है तो बताओ महीने का अंत किस वार को होगा। तो बताओ महीने का अंत किस वार को होगा अब देखो प्रश्न क्या दे रखा है कि यदि जनवरी के माह की शुरुआत सोमवार को होती है तो बताओ महीने का अंत किस वार को होगा। अब देखो इसमें तो उसने कोई तारीख दे ही रखी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए तारीख तो इसमें दे रखी है, लेकिन हमें क्या है तारीख पहचाननी है, यानी तारीख पहचाननी है, समय तारीख तो दे रखी है। अब देखो वो कह रहा है कि जनवरी के माह की शुरुआत, तो जनवरी का महीना कब शुरू होता है 1 तारीख को, यानी वो कह रहा है कि 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को क्या कह रहा है कि शुरुआत सोमवार से होती है, यानी 1 जनवरी को सोमवार है। वो कह रहा है कि 1 जनवरी को सोमवार है। और दूसरी कह रहा है तो बताओ कि महीने का अंत किस वार को होगा। तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं, तो वो पूछ रहा है कि 31 जनवरी को कौन सा वार होगा। वो पूछ रहा है कि 31 जनवरी को कौन सा वार होगा, यानी उसने कहा है कि जनवरी के महीने की शुरुआत सोमवार से होती है, तो बताओ महीने का अंत किस वार को होगा। यानी हमें उसकी भाषा समझनी है। उसने कहा है कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो बताओ 31 जनवरी को कौन सा वार होगा। उसका प्रश्न ये है, उसने दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके दे दिया है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से लिख लेंगे। तो तरीका वही है कि 2 तारीखें दे रखी हैं और 1 बार दे रखा है, 2 तारीखें और 1 बार, तो उसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिनों का अंतर निकालेंगे। जब हम 31 जनवरी और 1 जनवरी के मध्य दिनों को अंतर निकालेंगे तो कितने दिन आएंगे, 31 माइनस 1 बराबर कितने आ जाएंगे 30 दिन। और इस 30 में हम किसका भाग देंगे, 30 में हम भाग देंगे 7 का, 30 में किसका भाग देंगे 7 का। और जब हम 30 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा 2 शेष बचेंगे। कितने शेष बचेंगे 2 शेष बचेंगे। कितने शेष बचेंगे 2 शेष बचेंगे। और 2 शेष बचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, 2 आगे जाएंगे या 2 पीछे, 2 आगे जाएंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है 31 जनवरी की, 1 जनवरी की उसने दे रखी है, 31 जनवरी की पूछ रहा है। अब देखो अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 जनवरी तो क्या होगा, सोमवार से 2 दिन आगे जाएंगे। तो जब हम सोमवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कौन सा वार हो गया, बुधवार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। यानी हमें प्रश्न की भाषा पहचाननी है कि प्रश्न क्या कह रहा है। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है एग्जाम में किसी भी प्रकार की, हमें ओनली प्रश्न की भाषा पहचानी, प्रश्न ने क्या पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न बिल्कुल सिंपल था, प्रश्न वही था, लेकिन उसने भाषा चेंज कर दी थी थोड़ी सी। अब देखो अगला प्रश्न एक और, अब इसी प्रश्न में वो पूछ लेता कि यदि जनवरी के महीने की शुरुआत सोमवार से होती है तो बताओ फरवरी के महीने की शुरुआत किस वार से होगी, यानी फरवरी के महीने की शुरुआत किस वार से होगी, यानी 1 फरवरी को। तो फिर यहाँ हम क्या कर देते, 1 फरवरी कर देते। क्या कर देते, 1 फरवरी कर देते। इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आराम से हल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आएगा, यदि 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 2020 में 2020 में नव वर्ष मंगलवार को था, नव वर्ष मंगलवार को था, तो बताओ यदि 2020 में नव वर्ष मंगलवार को था तो बताओ वर्ष 2020 की समाप्ति, वर्ष 2020 की समाप्ति किस वार को होगी, वर्ष 2020 की समाप्ति किस वार को होगी। अब देखो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में कुछ नहीं है,
हमें केवल प्रश्न की भाषा ही समझनी है। क्या समझना है? हमें केवल प्रश्न की भाषा समझनी है। प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है कि यदि 2020 में नववर्ष को मंगलवार था, यानी वो कह रहा है कि 2020 सन 2020 में, और नववर्ष, नववर्ष कब आती है? 1 जनवरी को। कब आती है? 1 जनवरी, नया साल 1 जनवरी को ही आता है। तो उसने कहा है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार था? मंगलवार था। यानी उसने कहा है कि नव वर्ष 2020 की शुरुआत मंगलवार से हुई। यानी यदि 2020 में नव वर्ष को क्या था? मंगलवार था। 2020 में नव वर्ष यानी 1 जनवरी को कौन सा वार था? मंगलवार था। तो बताओ वर्ष 2020 की समाप्ति किस वार को होगी? यानी वो पूछ रहा है कि इस 2020 के जो वर्ष है उसकी समाप्ति किस वार को होगी। तो देखो वर्ष यानी 2020 का वर्ष कब समाप्त होते हैं? 31 दिसंबर को समाप्ति होती है वर्ष की। हम सभी जानते हैं कि वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो कौन सा होता है? 31 दिसंबर होता है। तो वो पूछ रहा है कि 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? कब? 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, वो पूछ रहा है। तो शर्त क्या आ गई? शर्त वही आ गई कि 2 तारीख और 1 बार दे रखा है, तो हमें ट्रिक कौन सी लगानी है? वही लगानी है। रीजनिंग ये इस टॉपिक के अंतर्गत, कैलेंडर के अंतर्गत तो आधे से ज्यादा जो प्रश्न होंगे वो इसी सूत्र से हल होंगे, यानी इसी तरीके से हल होंगे। ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम दिनों का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दिनों का अंतर। दिनों का अंतर। अब देखो सीधी सीधी बात जान लेते हैं कि जो लीप वर्ष होते हैं, ये क्या है? 2020 एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। लेकिन जब हम 31 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य दिनों का अंतर निकालेंगे, तो दिनों का अंतर कितना आएगा? दिनों का अंतर आ जाएगा 365। कितना आ जाएगा? 365 दिन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 365 दिन। और जब हम 365 में 7 का भाग देंगे, जब हम 365 में 7 का भाग देंगे तो 52 बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा? एक शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा? एक। तो हमें क्या है? शेष से मतलब है एक शेष बचेगा। एक शेष बचा है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो 31 जनवरी को यानी 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? एक आगे होगा इस मंगलवार से। तो मंगलवार से एक दिन जब हम आगे जाएंगे तो कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यानी 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? 31 दिसंबर 2020 को बुधवार हो जाएगा। ठीक है। यानी एक दे रखा है तो एक हम आगे चले जाएंगे। अगर वो इस समय को देकर, अगर वो कह देता है कि 31 दिसंबर 2020 को बुधवार है, तो बताओ 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा? तो भी हम दिनों का अंतर निकाल लेते, और उसको अगर पीछे की पूछता तो क्या करते? एक पीछे कर देते बुधवार से, तो कौन सा वार आ जाता? मंगलवार आ जाता। यहाँ एक सूत्र भी काम करता, सीधी सीधी ट्रैक होती है कि जब हम लीप वर्ष की, यानी लीप वर्ष जिस वार को शुरू होती है, लीप वर्ष जिस वार को शुरू होती है उससे अगले वार को समाप्त होती है। ये इसका फॉर्मूला है कि लीप वर्ष, जो भी लीप वर्ष होगी वो जिस वार को शुरू होगी उससे अगले वार को समाप्त होगी। यानी इस वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? मंगलवार को हुई थी, और समाप्ति कब हुई है? बुधवार को। यानी हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष जिस वार को शुरू होती है उससे अगले वार को समाप्त होती है। लीप वर्ष जिस वार को शुरू होगी उसके अगले वार को ही समाप्त हो जाएगी। अब देखो अगली अगली ट्रिक क्या होती है? अगला जो एक और ट्रिक होती है वो आती है सामान्य वर्ष की। अगर वो यहाँ लीप वर्ष ना देकर सामान्य वर्ष दे देता तो डायरेक्ट हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करते? तो जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है, यानी जो सामान्य वर्ष होता है वो जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त हो जाता है। यानी सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त हो जाता है। हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर सामान्य वर्ष, जैसे मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है, 2001 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर 2001
को कौन सवार होगा? 31 दिसंबर 2001 को भी मंगलवार ही होगा, क्योंकि ये क्या है? सामान्य वर्ष है। क्या है ये? सामान्य वर्ष है। और हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। क्या कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। सीधा सीधा सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी को। कौन सा वार था? मंगलवार। तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। अगर आपको थ्योरी याद नहीं रहती है तो आप सीधा सीधा इससे कर सकते हैं। सीधा दिनों का अंतर निकालिए, 7 का भाग दीजिए और जितना शेष बचेगा उसको आगे या पीछे कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन। एक बार वीडियो को देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, बस आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किस प्रकार से आएगा? अगला प्रश्न आएगा कि यदि 26 जुलाई 2001 को 26 जुलाई 2001 को मंगलवार है, 26 जुलाई 2001 को मंगलवार है, तो बताओ 26 जुलाई 2002 को कौन सा वार होगा? 26 जुलाई 2002 को कौन सा वार होगा? प्रश्न कह रहा है कि यदि 26 जुलाई 2001 को मंगलवार है तो बताओ 26 जुलाई 2002 को कौन सा वार होगा? 26 जुलाई 2002 को कौन सा वार होगा? तो देखिए प्रश्न, 26 जुलाई 2001 को क्या है? मंगलवार है। तो बताओ 26 जुलाई 2002 को कौन सा वार होगा? जब हम 26 जुलाई 2001 से 26 जुलाई 2002 के बीच दिनों का अंतर निकालेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे? कितने दिन आएंगे? दिन आ जाएंगे 365। कितने दिन आ जाएंगे? 365 दिन आ जाएंगे। जब हम 26 जुलाई 2001 से 26 जुलाई 2002 के बीच दिनों का अंतर निकालेंगे तो 365 दिन आ जाएंगे। और इस 365 दिन में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 52 बार जाएगा। शेष कितने बचेंगे? 1 बचेगा। शेष कितने बचेंगे? 1 बचेगा। तो मंगलवार से हम एक दिन आगे चले जाएंगे तो कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब हम सामान्य वर्ष से अगली वर्ष में जाते हैं, जब किसी हम सामान्य वर्ष से अगली सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन की वृद्धि हो जाती है। जब हम सामान्य वर्ष से अगली सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन की वृद्धि हो जाती है और पीछे की सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है? 26 जुलाई 2001 को कौन सा वार था? मंगलवार था। और 26 जुलाई 2002 को कौन सा वार हो गया? बुधवार हो गया। बुधवार हो गया। कौन सा हो गया? बुधवार हो गया। यानी 26 जुलाई 2001 को मंगलवार था, 26 जुलाई 2002 को बुधवार। यानी कह सकते हैं जब हम सामान्य वर्ष से दूसरी सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन की कमी या वृद्धि होती है। जब हम सामान्य वर्ष से दूसरी सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन की कमी या वृद्धि होती है। यहाँ ये 2001 सामान्य वर्ष है और 2002 भी सामान्य वर्ष है। तो जब हम सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में गए तो एक दिन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, क्योंकि ये अगली सामान्य वर्ष है। क्योंकि यहाँ अगली सामान्य वर्ष है, ये 2001 है और ये क्या है? 2002 है। जब हम आगे सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक दिन की वृद्धि होगी। जब हम पीछे की सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक दिन की कमी होगी। अगर वो पूछता कि 26 जुलाई 2000 को, सन 2000 को कौन सा वार होगा? 26 जुलाई सन 2000 की पूछता तो यहाँ कौन सा वार हो जाता? मंगलवार से एक दिन पीछे चले जाती है। एक दिन की कमी हो जाती, क्योंकि पीछे की पूछ रहा है तो एक दिन की कमी हो जाती। तो कौन सा वार हो जाता है? यहाँ सोमवार हो जाता। तो कहने का तात्पर्य है
कि जब हम सामान्य वर्ष से अगली या पिछली सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन की कमी या वृद्धि होती है। क्या होता है? एक दिन की कमी या वृद्धि होती है। सीधा सीधा प्रश्न है कि 26 जुलाई 2001 को मंगलवार है, तो 26 जुलाई 2002 को कौन सा वार होगा? तो 26 जुलाई 2002 अगला वर्ष है, तो एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, तो कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। लेकिन बात करें जब हम लीप वर्ष की, कौन सी वर्ष की? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष कौन सी? जब फरवरी काउंट हो जाए उसमें, जब फरवरी काउंट हो जाए। जब हम अगले वर्ष में जाते हैं, जब हम कभी अगले वर्ष में जाएं और उसमें फरवरी भी काउंट हो जाए, लीप वर्ष वाली फरवरी काउंट हो जाए, तो 2 दिनों की घटत्यावर्त होगी। ये कितने दिनों की घटत्यावर्त होगी? 2 दिनों की घटत्यावर्त होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यदि यदि 1 जुलाई 2003 को, यदि 1 जुलाई 2003 को शनिवार है, 1 जुलाई 2003 को शनिवार है, तो 1 जुलाई 2004 को कौन सा वार होगा? 1 जुलाई 2004 को कौन सा वार होगा? अब बात आ रही है 1 जुलाई 2004 की। अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? दिनों की संख्या को जोड़ देंगे। तो अब हम दिनों की इसमें अंतर निकालेंगे 2003 से 2004 में, तो इसमें दिनों का अंतर आएगा 366 दिन आएंगे टोटल। 366 दिन आएंगे, क्योंकि इसमें जो फरवरी होगी 2004 की वो लीप वर्ष की होगी, यानी 29 दिन की होगी, इसलिए जो अंतर आएगा दिनों का वो कितना आएगा? 366 आएगा। और 366 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेंगे, और 2 शेष बचेंगे तो क्या चला जाएगा? हम 2 दिन आगे चले जाएंगे। कितने दिन आगे चले जाएंगे? 2 दिन आगे चले जाएंगे। और वैसे भी जब हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं, जब हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं और उन दोनों में फरवरी काउंट होती है, यानी फरवरी बीच में गिनती होती है फरवरी की, यदि हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे और उसमें फरवरी की गिनती होगी, तो जो अगले वर्ष होंगे उनमें 2 दिन की कमी या वृद्धि होगी। कितने दिन की? 2 दिन की। तो इसमें कितने दिन बढ़ जाएंगे? 2 दिन बढ़ जाएंगे। 1 दिन नहीं बढ़ेगा, इसमें 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो फरवरी थी 29 दिन की फरवरी काउंट हो गई। जब फरवरी 29 दिन की काउंट हो जाएगी तो 2 दिनों की कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार के बाद यहाँ सोमवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा डायरेक्टली। जब हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो 2 दिनों की कमी या वृद्धि होती है, लेकिन एक शर्त है कि उसमें फरवरी काउंट होनी चाहिए। अब देखो, एक तरह से और भी हम सामान्य वर्ष में जा सकते हैं। जैसे मैंने बात करी कि 1 जनवरी, इसी में 1 जनवरी 2003 को, 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है। तो बताओ 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? अब देखो, इसमें भी हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं और इसमें भी हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जब हम सामान्य से लीप वर्ष में जा रहे हैं तो दोनों के अंतर में क्या है? फरवरी काउंट हो रही है। दोनों का जो अंतर निकालेंगे हम दिनों का, तो देखो, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी फरवरी काउंट हो रही है इसमें बीच में, जब हम दिनों का अंतर निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम दिनों का अंतर निकालेंगे तो लीप वर्ष वाली फरवरी काउंट नहीं होगी, इसमें सामान्य वर्ष वाली फरवरी काउंट होगी। तो जब सामान्य वर्ष वाली फरवरी काउंट होगी तो 1 दिन की कमी या वृद्धि होगी, और जब लीप वर्ष वाली फरवरी काउंट होगी तो 2 दिन की कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ कितने दिन की होगी? 1 दिन की वृद्धि होगी, क्योंकि यह सामान्य वर्ष की फरवरी काउंट हो रही है। तो यहाँ कौन सा वार हो जाएगा? यहाँ बुधवार हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है कि जब हम लीप वर्ष या सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन की कमियां वृद्धि होती है जब फरवरी लीप वर्ष की काउंट होती है, और 1 दिन की कमियां वृद्धि होती है जब फरवरी सामान्य वर्ष की काउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मोस्ट पॉइंट था, ये मोस्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं और प्रश्न किस प्रकार से आएगा। अब देखो, कोई प्रश्न है कि यदि मोहन के
पुत्र का जन्म, यदि मोहन के पुत्र का जन्म 22 मार्च 2019 को 22 मार्च 2019 को यदि मोहन के पुत्र का जन्म 22 मार्च 2019 को मंगलवार के दिन हुआ, मंगलवार के दिन हुआ, मंगलवार के दिन हुआ, तो बताओ वह अपने पुत्र का, तो बताओ वह अपने पुत्र का दूसरा जन्मदिन किस वार को मनाएगा? दूसरा जन्मदिन किस वार को मनाएगा? किस वार को मनाएगा? प्रश्न बहुत ही मोस्ट है कि यदि मोहन के पुत्र का जन्म 22 मार्च 2019 को मंगलवार के दिन हुआ, तो बताओ वह अपने पुत्र का दूसरा जन्मदिन किस वार को मनाएगा? अब देखो क्वेश्चन में क्या चीज इंपोर्टेंट है, ये देखो। तो क्वेश्चन में मोस्ट चीज जो इंपोर्टेंट है इस प्रश्न में, वो चीज है जन्मदिन। और वो कौन सा जन्मदिन पूछ रहा है? वो पूछ रहा है दूसरा जन्मदिन। कौन सा जन्मदिन पूछ रहा है? दूसरा जन्मदिन की बात कर रहा है, वो दूसरे जन्मदिन की। अब देखो उसने डेट कौन सी दे रखी है, उसने दे रखा है कि 22 मार्च 2019 को। कौन सा वार था? मंगलवार था। और मंगलवार के दिन क्या हुआ? उसके पुत्र का जन्म हुआ। मंगलवार के दिन उसके पुत्र का जन्म हुआ। अब वो जन्म के समय तो हम बर्थडे मनाते नहीं, जन्म के समय मनाते हैं जन्मदिन, जन्म के समय नहीं मनाते हैं। उसका जो पहला जन्मदिन बनता है वो जन्म के अगले वर्ष बनता है, जन्म के अगले वर्ष। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला जन्मदिन इसे ही मान लेते हैं, पहला जन्मदिन इसी तारीख को पहला जन्मदिन मान लेते हैं, लेकिन ये पहला जन्मदिन नहीं होता है। ये तो उसके जन्म की तारीख होती है, बर्थडे नहीं होता। उसका जब पहला जन्मदिन मनाया जाता है वो मनाया जाता है अगले वर्ष की उसी तारीख को। अब देखो इसका ये तो इसका जन्म हुआ, अब इसका जो पहला जन्मदिन मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा? फर्स्ट बर्थडे। जो इसका पहला जन्मदिन होगा, पहला जन्मदिन वो कब मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 22 मार्च 2020 को। कब मनाया जाएगा? 22 मार्च 2020 को। अब 22 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा? अब देखो ऊपर वाली ट्रिक आ गई जो पहले अभी हमने पढ़ी थी जस्ट, कि जब अब इसमें क्या है, अगर 22 मार्च 2019 को मंगलवार है तो 22 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा? इसमें क्या कर रहे हैं हम, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें सीधा सीधा क्या है, फरवरी लीप वर्ष की काउंट हो रही है, क्योंकि यहाँ से तो फरवरी निकली, ये मार्च आ गया, तो यहाँ से तो फरवरी निकली गई, तो किसकी फरवरी काउंट होगी? लीप वर्ष की फरवरी काउंट होगी। तो सीधा सीधा कहाँ जाएंगे हम, 2 दिन आगे चले जाएंगे, 2 दिन आगे। तो 22 मार्च 2020 को कौन सा वार हो जाएगा? 22 मार्च 2020 को हमारा जो वार होगा वो वार होगा गुरुवार। कौन सा वार होगा? गुरुवार, यानी गुरुवार। तो उसने जब अपना पहला जन्मदिन मनाया तो वो मनाया 22 मार्च 2020 को गुरुवार को, लेकिन वो पूछ किसकी रहा है? दूसरे जन्मदिन की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? दूसरे जन्मदिन की पूछ रहा है, वो दूसरे की। तो हम निकालेंगे यहाँ पे दूसरा। अब वो दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा? दूसरा जन्मदिन मनाएगा अपना 22 मार्च 2021 को। कब मनाएगा? 22 मार्च 2021 को। अब देखो एक शर्त ये आ गई कि अगर 22 मार्च 2020 को गुरुवार है तो बताओ 22 मार्च 2021 को कौन सा वार होगा? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सामान्य वर्ष से यानी लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जो फरवरी काउंट हो रही है वो किसकी हो रही है? फरवरी काउंट हो रही है वो सामान्य वर्ष की हो रही है। अगर सामान्य वर्ष की फरवरी काउंट हो रही है तो कितने दिन की बढ़त होगी? 1 दिन की। तो यहाँ कौन सा वार हो जाएगा गुरुवार के बाद? शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो वह अपना जो दूसरा जन्मदिन मनाएगा वो कौन से वार को मनाएगा? शुक्रवार को मनाएगा। किस वार को मनाएगा? शुक्रवार को अपना दूसरा जन्मदिन मनाएगा। किस वार को मनाएगा? शुक्रवार को मनाएगा। इस प्रकार के कितने भी प्रश्न पूछ लिए जाएं सभी प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर देंगे। अब चलते हैं हम अगले टाइप के प्रश्न, वार ज्ञात करना है। हम वार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? अगर आपको डायरेक्ट कोई तारीख दे दी जाए और उस तारीख से आपको पूछ ली जाए कि जैसे 15 अगस्त को कौन सा वार था,
या आपसे पूछ लिया जाए कि आज आप बताओ कि आज ही कौन सा वार है, तो किस प्रकार से वो वार निकालेंगे। अब हम उस वार को देख लेते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले जान लेते हैं हम महीनों के कोड, कि महीनों के कोड क्या होते हैं। तो सबसे पहले महीने कितने होते हैं? महीने होते हैं 12। कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी ये 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। अब देखो इनके जो लास्ट के दिन होते हैं वो कितने होते हैं। हम महीनों का कोड याद करना सीखेंगे यहाँ से। बिल्कुल सिंपल है, देखो किस प्रकार से याद करते हैं कोड महीनों का। तो जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। फरवरी कितने की होती है? 28 या 29 की। कितनी होती है? 28 या 29 की। मार्च कितने महीने की होती है? मार्च होती है आपकी 31 दिन की। अप्रैल 30 दिन की होती है। मई 31 की होती है। जून 30 की होती है। जुलाई 31 की होती है। अगस्त 31 का होता है। सितंबर 30 का होता है। अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है और दिसंबर 31 का होता है। अब देखो जो महीनों के जो कोड निर्मित किए गए हैं, कोड किस प्रकार से निर्मित किए गए हैं, यानी कोडों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। आपको कुछ भी रटना नहीं है, केवल ध्यान ही रखना है इस टॉपिक के अंतर्गत। अब देखो कोड किस प्रकार से बनाए हैं। कोड बनाए हैं कि अगर मैं 31 में 7 का भाग दूं तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो जनवरी का कोड कितना होता है? 3 होता है। यानी 31 में 7 का भाग दें तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो जनवरी का कोड कितना होता है? 3 होता है। अगर बात करें फरवरी की, तो जब 28वां महीना होता है तो 28 में 7 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 0। तो फरवरी का कोड कितना होता है? 0 और 1, क्योंकि जब 28वां महीना होता है तो 0 होता है और 29वां महीना होता है तो 1 होता है। 29वां महीना होता है तो 1 होता है और 28वां महीना होता है तो 1 0 होता है। अब देखो मार्च का कोड इसी प्रकार से कितना होगा? मार्च का कोड, मार्च 31वां महीना होता है और 31वां महीना है, तो इसमें 7 का भाग दें तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो मार्च का कोड कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद अप्रैल की बात करते हैं। 30 में 7 का भाग दें तो कितना शेष बचेगा? 2। तो 2 कितना कोड होगा? 2। इसका कितना होगा? 3। इसका कितना होगा? 2। इसका कितना होगा? 3। इसका कितना होगा? 3। इसका 2, 3, 2 और 3, ये आ गए हमारे सभी महीनों के कोड। और ये आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा पता है कि 3 का भाग दिनों की संख्या में 3 का भाग दे 7 का भाग दे के हम महीनों का कोड निकालते। तो यहाँ हमने क्या किया है, जो दिनों की संख्या थी उस दिनों की संख्या में हमने 7 का भाग दे दिया है और हमने क्या किया है? कोड निकाले। तो ये तो हो गए महीनों के कोड। अब आते हैं वर्ष के कोड, की वर्ष के कोड हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो वर्ष के कोड ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन सवाल में तो आपको रखना ही पड़ेगा मान। तो वर्ष के कोड किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कोई वर्ष दे रखा है 2000, 2000 से लेके, यानी 2001 से लेके 2001 से लेके 2100 तक, 2100 तक जितने भी वर्ष आएंगे, यानी 2001, 2005, 2017, 2019, 2020, 2098, 2099, यानी 2100 तक जितने भी वर्ष आएंगे उनका कोड क्या होगा? उनका कोड होगा 0। यानी 2000 से लेके 2100 तक जितने भी वर्ष आएंगे उनका कोड क्या होगा? उनका कोड होगा 0। अब हम इससे आगे जाएंगे। अब हम इससे आगे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं 2101 से लेके 2200 तक की, तो 2101 के जब हम 2200 तक जाएंगे तो इसका कोड हो जाएगा 1। इसी प्रकार से जब हम एक शताब्दी ऊपर जाते हैं, जैसे बात करूं 1901 से लेके 2000 तक की, जो 1900 से लेके 2000 तक वर्ष आएंगे उनका भी कोड कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। 1901 से 2000 तक जो भी वर्ष होंगे उनका कोड 1 होगा। 2001 से 2100 तक 0 होगा। 2101 से लेके 2200 तक 1 होगा। इसी प्रकार से बात करें 1801 से लेके 1900 तक, जो 1801 से लेके 1900 तक के वर्ण होंगे, यानी जो सन होंगे, उनका कोड होगा 3। कितना होगा? 3 होगा। तो इसी प्रकार से हम कोड निकाल लेंगे कि अगर और भी पीछे जाता है तो कितना चले जाएंगे? 5 हो जाएगा। और पीछे जाए तो कितना चले जाएंगे? 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। 5 के बाद फिर 0 से स्टार्ट
हो जाएगा। तो हमारे लिए इतना ही काफी है। अब देखो बात करते हैं हम बार कोड, यानी बारों का कोड क्या होता है। तो जो बार होते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, सोमवार से होती है। कोई भी बार हो कहाँ से शुरुआत होती है उसकी, सोमवार से होती है। इसमें कोई भी टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। कहाँ से शुरुआत होगी, सोमवार से होगी। कहाँ से होगी, सोमवार से। तो सोमवार को क्या कहते हैं, एक। तो सोमवार का कोड क्या होगा, एक होगा। मंगलवार, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, गुरुवार का कितना हो गया, 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का हो जाएगा 7 या 0। जब 0 या 7 आएगा तो कौन सा वार होगा, रविवार होगा। यानी जो हमारा ये था हमारा मेन फंडा, यानी बार याद करने का। अब देख लेते हैं हम सूत्रीय क्या है। ये बारों के कोड है, जो दिन होते हैं उन दिनों के कोड है। और दिनों के कोड किस प्रकार से होते हैं, सोमवार से शुरुआत। तो आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, सोमवार से शुरुआत होती है, सीधा करते हैं सोमवार मंगल बुध गुरु, यानी 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से आपके क्या हो गए, ये बारों के कोड हो गए। अब देख लेते हैं इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है वार याद करने का। जो वार याद करने का जो सूत्र होता है वो होता है गत वर्ष, गत वर्ष प्लस भागफल, गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन अपॉन 7। यानी जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है गत वर्ष प्लस भागफल, गत वर्ष यानी पिछले का वर्ष। अब गत वर्ष क्या होता है, गत वर्ष होता है पिछले का वर्ष, यानी पीछे वाला वर्ष। जैसे उसने वर्ष दे बार पूछ रहा है वो 15 अगस्त 2020 की, तो इसका गत वर्ष होगा 2019, यानी किसको लेंगे हम, 19 को लेंगे। और गत वर्ष में पीछे के 2 शब्दों को लेते हैं, यानी 2019 नहीं लेंगे हम, केवल 19 ही लेंगे। क्या लेंगे, केवल 19 लेंगे, 2019 नहीं लेंगे। और भागफल, भागफल होता है दिए गए वर्ष में 4 का भाग देने पर, यानी दिए गए वर्ष में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, यानी जो वर्ष दे रखा है उस वर्ष में हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो होता है इसका भागफल। अब बात आती है कोड की, तो कोड होता है वर्ष कोड प्लस माह कोड, दोनों को मिलाकर जो भी कोड होता है वो होता है कोड, वर्ष कोड और माह कोड। और दिन, जो दिन या तारीख जिसकी पूछ रहा हो। अब देखो हम किसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें आज का ही दिन ले लेता हूं, आज का दिन है, ये कोई प्रश्न है और इस प्रश्न में हम आज का ही दिन ले लेते हैं। आज कौन सी तारीख है, आज तारीख है 20 जून, 20 जून 2020। यानी हम बात कर रहे हैं 20 जून 2020 को कौन सा वार होगा, किसको, 20 जून 2020 को कौन सा वार होगा। अब देखो 20 जून 2020 को कौन सा वार होगा, हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए 20 जून 2020 की बात कर रहे हैं, तो देखिए सूत्र दे रखा है हमारा, सीधा सीधा सूत्र में क्या दे रखा है, गत वर्ष। अब कौन सी वर्ष है, 2020 है, और 2020 का गत वर्ष यानी पिछले का वर्ष कौन सा होगा, 19 होगा। तो गत वर्ष कितना हो गया, 19 हो गया, प्लस गत वर्ष प्लस भागफल। भागफल यानी जो दिया गया वर्ष है उसके अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देने पर कितनी बार जाता है, तो कितना है 20, और 20 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, प्लस कोड, प्लस कोड। अब कोड कौन सा होता है, कोड होता है वर्ष का और महीने का। तो वर्ष का कोड कितना है इसका, वर्ष का कोड तो हो गया इसका 0, वर्ष का कोड कितना हो गया 0, और दिन का कोड, महीनों का कोड, महीनों का कोड, उस महीने का कोड नहीं, उस महीने से आगे जितने भी महीने होते हैं उनका कोड लिखा जाता है। जैसे ये जून की पूछ रहा है, तो जून से आगे कौन कौन से महीने हैं, जून से आगे महीना है मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी। तो इन चारों और पांचों महीने के कोड मिलाकर के लिखने पड़ेंगे, यानी कोड के महीने की कोड की बात आती है तो इन पांचों के कोड को हम क्या करेंगे, मिला करके लिख देंगे। यानी महीनों का कोड क्या होगा 3, और फरवरी कैसी यहाँ पे, फरवरी लीप वर्ष में है तो लीप वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 और 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 12। यानी महीनों का कोड यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। ध्यान रखना महीनों का कोड किस प्रकार से लेते हैं, जो महीना दे रखा होता है उसका कोड नहीं लेते हैं, उसके पिछले वाले महीनों का कोड, उसके पीछे जितने भी महीने आते हैं उन सभी का कोड क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस बार को दिन कौन सा दे रखा है, दिन दे रखा है उसने 20 तारीख का, कौन सी तारीख दे रखी है, 20 तारीख दे रखी है। अब इसको सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि सूत्र में भी 7 का भाग दे रखा है। अब देखो किस प्रकार से, अब जोड़ते हैं हम, 2 5
7, 7 और 9 16 की 6, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, कितना आ गया 56 आ गया। कितना आ गया 56। कितना आ रहा है 56 आ रहा है। और इस 56 में मैं भाग दूंगा 7, 56 में किसका भाग दूंगा 7 का भाग दूंगा मैं 56 के अंतर्गत। हाँ एक चीज और, जो हम भागफल लेते हैं भागफल, वो भागफल लेते हैं इसका लेते हैं कि जो गत वर्ष होता है उस गत वर्ष में 4 का भाग दे कितनी बार जाता है, यानी गत वर्ष में 4 का भाग कितनी बार जाता है। तो गत वर्ष में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है। ये कितने आ जाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएंगे हमारे 55। कितने आ जाएंगे 55 आ जाएंगे। कितने आ गए 55। ध्यान रखना ये मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे मिस स्पेल्ड हो जाती है कि जो भागफल लेते हैं वो किसका लेते हैं गत वर्ष का लेते हैं, गत वर्ष में भाग देते हैं। जो वर्ष दे रखा होता है उसमें भाग नहीं देते हैं, हम गत वर्ष में भाग देते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, टोटल आ गया हमारा 55, और 55 में हम 7 का जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 7, 7 49, और शेष कितने बचेंगे हमारे, शेष कितने बच रहे हैं, शेष बचे हैं 6। हमें काम किससे होता है, मैंने पहले ही बता दिया, हमें काम होता है शेष से, कि हमारे शेष कितना बचा हुआ है, और शेष यहाँ पे कितना बच रहा है 6। तो अब हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर कि 6 किसका है, 6 किसका है, 6 किसका है, 6 है शनिवार का, 6 किसका है शनिवार का। तो आज के दिन कौन सा वार है, शनिवार है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। कौन सा वार आ गया, शनिवार आ गया। कौन सा वार आ गया, शनिवार आ गया। किस प्रकार से निकाला है, यानी गत वर्ष, सबसे पहले तो कौन सा ले लिया हमने गत वर्ष, यानी पिछले का वर्ष, और 2020 है, 20 है, और 20 का गत वर्ष यानी पिछले का वर्ष कौन सा होगा 19, जस्ट पिछले का वर्ष कौन सा 19। अगर 30 दे रखा हो तो 29, 15 दे रखा हो तो 14, 13 दे रखा हो तो 12, यानी गत वर्ष होता है पिछले का वर्ष। अब वो भागफल, भागफल क्या होता है, गत वर्ष में 4 का भाग कितनी बार जाता है, जो गत वर्ष होती है उस गत वर्ष में 4 का भाग जितनी बार जाएगा वो होगा उसका भागफल। अब आता है कोड, ये कोड होता है वर्ष कोड प्लस माह कोड। वर्ष कोड तो इसका कितना हो गया 0 हो गया, और महीने का कोड कितना हो गया 12 हो गया, यानी जो महीना दे रखा होता है उससे आगे के सभी महीनों के कोड को हम जोड़ करके लिखते हैं। तो ये क्या था, जून महीना था, और इस जून महीने से पहले कौन कौन से महीने थे, ये 5 महीने थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। तो हमने क्या किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई महीनों के कोड को जोड़ करके लिख दिया। और उसके बाद था दिन, दिन कौन सा था 20 तारीख की, उसके बाद 7 का भाग तो सूत्र में दे रखा था, उसके बाद हमने जोड़ के शेष को हल किया तो कौन सा आ गया हमारा 6 शेष आ गया, 6 शेष। और 6 शेष को सीधे जाएंगे हम कौन से कोड के सामने, इसका कोड आ रहा है 6, और 6 किसके सामने है शनिवार के, तो कौन सा आ गया शनिवार आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी का करके देखते हैं एक और, इसे यहीं पे बना रहने देते हैं। अगला सवाल है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 15 अगस्त 1947 को, यानी जब देश आजाद हुआ था तो उस समय कौन सा वार था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो देखिए बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की। तो सबसे पहले तो गत वर्ष, तो 47 है, 47 से गत वर्ष यानी एक पीछे कौन सा वर्ष होगा, कौन सा होगा 46 होगा, कौन सा होगा 46। और इस 46 में हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, कितनी बार जाएगा 4 बार, 11 चौक 44 प्लस। अब आता है वर्ष कोड। अब कौन सी वर्ष है, ये वर्ष है 1900 से लेकर 2000 तक की, इसके बीच में ही तो आ रही है, 1900 से 2000 के बीच में आ रही है, तो इसका वर्ष कोड क्या होगा, इसका वर्ष कोड हो जाएगा 1, यानी जो 1900 से 2000 के बीच जो भी वर्षें आती हैं उनका वर्ष कोड होता है 1। तो इसका वर्ष कोड कितना हो गया 1 हो गया, प्लस महीनों का कोड, तो महीना क्या है अगस्त है, तो अगस्त से पहले कितने महीने आते हैं, अगस्त से पहले महीने आते हैं 7, और उन 7 महीनों का हम क्या करेंगे कोड काउंट कर लेंगे। ये आ गया हमारा अगस्त, और अगस्त से पहले ये महीने हमारे, हम इन महीनों का कोड क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। तो काउंट करेंगे 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13। अब देखो 1947 का सामान्य वर्ष है तो इसका कोड क्या होगा 0, तो 13 1 13, और ये 0 है 13, और उसके बाद क्या हो जाएगा 13 3 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 ये आ गया हमारा, कितना आ गया 16 आ गया। और इस 16 के बाद हम क्या करेंगे, दिन कौन सा दे रखा है, दिन दे रखा है हमारा 15, और क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, और बाकी सभी को हल कर लेंगे। अब देखो 5 6 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 6
13 और 6 होते हैं 19। उसके बाद 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 और 1 8, 89। 89 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। शेष कितने बचेंगे? शेष बचेंगे हमारे 5 शेष बचे। कितने शेष बचे? 5 शेष बच रहे हैं हमारे, 5 शेष। तो सीधे जाएंगे हम यहाँ पे, और 5 किसके सामने है? शुक्रवार के सामने है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? 15 अगस्त 1947 को हमारा वार था शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? 15 अगस्त 1947 को हमारा वार था शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ठीक है, अब देखो अगले एक और टाइप के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। अब ये प्रश्न आते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति से। कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी प्रश्न आएगा कि वर्ष 2016 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, वर्ष 2019 का कैलेंडर आगे कौन से वर्ष के समान होगा, यानी जो कैलेंडर होंगे वो कौन से वर्षों के समान होंगे। या पूछेगा कि जनवरी का महीना कौन से माह के समान होता है, फरवरी का महीने का कैलेंडर कौन से माह के समान होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल किस प्रकार से करते हैं देख लीजिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कैलेंडर के अंतर्गत। तो चलिए देखो, हमारा जैसे कोई प्रश्न है कि वर्ष 1990 का कैलेंडर, वर्ष 1990 का कैलेंडर, वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? हमारा प्रश्न है कि जो 1990 का कैलेंडर होगा वो किस वर्ष के समान होगा, यानी वर्ष 1990 में जो कैलेंडर यूज होगा उसके समान कौन सा कैलेंडर होगा, कौन से वर्ष का कैलेंडर होगा तो सेम उसी के समान होगा। यानी वर्ष 1990 में अगर 1 तारीख को शनिवार हो तो ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिसमें 1 तारीख को शनिवार ही होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हम याद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्षों को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या लिख लेंगे? वर्षों को लिख लेंगे। जैसे 1990 से पूछ रहा है तो हम स्टार्ट करेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 2000। कौन सी? 2000। अब देखो, अब हमें निकालना होता है विषम दिन। कौन सा दिन? विषम दिन। और विषम दिन क्या होता है? जब हम कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग दे दीजिए तो वो क्या होता है? विषम दिन होता है, विषम दिन। अब ये क्या है? 91 क्या है? 91 एक सामान्य वर्ष है, और हम जानते हैं कि जो सामान्य वर्ष होते हैं उनमें विषम दिन कितना होता है? 365 दिन होते हैं, तो उसमें एक विषम दिन होता है। 92 भी क्या है? 92, 92 एक लीप वर्ष है। 92 क्या है? 92 लीप वर्ष है, और इसमें विषम दिन कितने होते हैं? लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो ये क्या है? एक सामान्य वर्ष, इसमें एक विषम दिन होगा, इसमें भी एक विषम दिन होगा, इसमें भी एक विषम दिन होगा, और इसमें कितने विषम दिन होंगे? इसमें 2 विषम दिन होंगे, इसमें एक विषम दिन होगा, इसमें एक विषम दिन होगा, और इसमें भी एक विषम दिन होगा, और इसमें 2 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे इनमें 2। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से ये कितना है? विषम दिनों को काउंट करें। ध्यान रखना किसको काउंट कर रहे हैं हम वो विषम दिनों को काउंट करें। तो किसको काउंट करेंगे? विषम दिनों को। तो मैं यहाँ से विषम दिन को काउंट करता हूँ। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 और 2 13, और 13 इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 2001, यानी 01, 2001। और 2001 का कोड क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, 14। और 14 में जब ऐसा कोड आ जाए कि जब 7 का भाग चला जाए, या तो 7 आ जाए, या 14 आ जाए, या 21 आ जाए, या 28 आ जाए, जब संख्याओं का योग उतना हो जाता है तो वहां क्या होता है? कैलेंडर समान होता है। तो ये कहाँ पर हो रहा है? 14, 14 हमारा योग हो रहा है 2001 पर। कहाँ हो रहा है? 2001 पर। तो 2001 पर हो रहा है, तो हमारा जो वर्ष 1990 का जो कैलेंडर समान होगा, 1990 का कैलेंडर समान होगा, वो होगा 2002 की कैलेंडर। यानी जो 1990 का कैलेंडर समान होगा वो 2002 की कैलेंडर के समान होगा। यानी जिस पर समान होता है उससे आगे वाले के कैलेंडर के समान होता है। इसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि वर्ष 1991 का कैलेंडर
वर्ष 1991 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 92 से। तो 92 से गिनेंगे 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 और 2 7, यानी जो 1992 का कैलेंडर समान होगा वो 97 के होगा। जो 1991 का कैलेंडर 1991 का कैलेंडर 1997 के समान होगा। जो 1991 का कैलेंडर है वो 1997 के वर्ष के समान होगा। अब बात की जाए ऐसे ही 92 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, जो 1992 है उस 1992 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1992 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब देखो 1992 के कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 93 से, दशम दिनों को ही गिनेंगे। 93 से हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, 3 और 2 5, 6 और 7, कहाँ पे आ रहा है 98 में, तो किसके समान होगा 99 के। यानी जो 1992 का कैलेंडर होगा 1992 का वो 1999 के कैलेंडर के समान होगा। 1992 का कैलेंडर 1999 के कैलेंडर के समान होगा। अब बात करें हम महीनों की कि महीनों के कैलेंडर को हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो महीनों का कैलेंडर भी हम इसी प्रकार से निकाल लेते हैं, विषम दिनों को निकाल लेते हैं। विषम दिन कितने होते हैं महीनों में, 7 का भाग दे देंगे। जैसे जनवरी के महीने की बात की जाए कि जनवरी के महीने का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो जनवरी के महीने का कैलेंडर, जनवरी का कोड कितना होता है 3, इसी प्रकार से हम काउंट करते जाएंगे और जहां पर 14 या 7 या 21 28 हो जाएगा वहीं पर रोक देंगे और उसी के अगले माह के या अगले जो माह होगा उसके कैलेंडर समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे कैलेंडर के प्रश्न थे वो हमने हल किए। यहाँ पर ही हमारा कैलेंडर पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और हमारी क्लास कैसी लगी आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।